रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है। न युद्ध खत्म हुआ, न पुतिन का सपना पूरा हुआ। पुतिन ने जो जॉर्जिया में किया, पुतिन ने जो क्राइमिया में किया, उसे यूक्रेन में दोहराने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। आखिर कौन बना पुतिन के अखंड रूस के सपने में विलेन? अमेरिका और रूस अब खुलकर आमने सामने क्यों है, और इस युद्ध में क्या खेल खेल रहा है चीन? आइए समझते हैं। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तो पुतिन के दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं था। ये वो प्लान था जिसका बीज सेंट पीटर्सबर्ग में तब पड़ गया था जब व्लादिमीर पुतिन ने रूस का एक सच्चा सिपाही बनने की ठानी थी और केजीबी का जासूस बनने के लिए आवेदन किया था। एक ऐसे रूस का सपना जिसकी हदें दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाती हों। यही वजह है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब व्लादिमीर पुतिन को मौका मिला, तो उन्होंने अपने उस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की। 1999 से 2000 में दूसरा चेचन युद्ध हुआ। तब व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। 50,000 आदमियों की मौत हुई थी। साल 2008 में जॉर्जिया में अलगाववादियों की मदद के लिए पुतिन ने रूस की सेना को भेजा था। वहीं साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला किया और 14,000 की मौत हुई। साल 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें अब तक करीब 2,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन ने जो जॉर्जिया में किया, पुतिन ने जो क्राइमिया में किया, उसे यूक्रेन में दोहराने की कोशिश की। कोशिश थी कि पुतिन अखंड रूस की एक बार फिर स्थापना कर सकें, एक बार फिर सोवियत यूनियन के सपने को साकार कर सकें। यह है वो सोवियत यूनियन जो 90 के दशक में टूट गया था, जिस पर रूस की बादशाहत थी। 15 देशों का यह संघ कभी दुनिया में सबसे शक्तिशाली गठबंधनों में से एक था। पुतिन दरअसल उसी ताकत को हासिल करने की चाहत रखते हैं, लेकिन यूक्रेन के महायुद्ध ने पुतिन के सपने को चकनाचूर कर दिया। जब से ये जंग शुरू हुई है, पूर्व के सोवियत संघ में शामिल मुल्कों में अधिकतर को या तो रूस से डर सताने लगा है, या फिर पुतिन के इस एक्शन से रूस से नाराज हो गए हैं और मॉस्को से दूरी बनाने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि पुतिन के इरादों और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने की वजह से मोल्दोवा ने रूस से किनारा कर लिया। मोल्दोवा नेटो में जाने का मन बना रहा है। कजाकिस्तान ने रूस से मुंह मोड़ लिया है। अजरबैजान भी रूस के साथ नहीं खड़ा है। बेलारूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को मान्यता नहीं दी। वैसे तो बेलारूस को रूस का पिट्ठू मान लिया गया है और कई महीनों से बेलारूस की धरती पर रूसी सेना मिलिट्री ट्रेनिंग आयोजित कर रही है। बेलारूस में अपना बेस बनाकर यूक्रेन में हमलों को अंजाम दे रही है, लेकिन बेलारूस सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध में नहीं उतरा। इतना ही नहीं, उन 4 राज्यों को जिसे व्लादिमीर पुतिन ने आजाद घोषित कर दिया, जिन्हें रूस का हिस्सा घोषित कर दिया, उसे बेलारूस ने मान्यता नहीं दी, जबकि उत्तर कोरिया और सीरिया ने मान्यता दे दी। पुतिन का गुस्सा यह है कि समझौते के बावजूद नाटो ने अपनी सीमाएं बढ़ाई हैं और रूस की सीमा तक पहुंच गया। और 1990 से 2004 के बीच में 11 ऐसे मुल्कों ने नाटो का दामन थामा है जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा हैं और या तो रूस की सीमा से लगते हैं या रूस के बेहद करीब हैं। खासतौर पर एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, ये वो मुल्क हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। वे नाटो के साथ चले गए और अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ कारोबार को बंद कर दिया है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का नया सोवियत संघ बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। उसके पुराने साथी भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, और तो और मॉस्को में 2 गुट बन गए हैं और एक गुट ऐसा है जो पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश में लगा है। पुतिन
रिव्यू भी कारगर रहा। यूक्रेन आर्मी जंग में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे रणनीति से ब्रिटेन ने कभी हिटलर को मात दी थी। डमी एयर डिफेंस सिस्टम और डमी टैंक पर मिसाइल दाग कर रूस अपना माथा पीट रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जनरल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग जीतने के लिए सिर्फ आर्मी नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ मिसाइलें नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी है जंग का तिलिस्म, ऐसा मायाजाल कि बड़े से बड़े दुश्मन भी धोखा खा जाए। देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। आखिर ये क्या है जिसको देखकर पुतिन भी धोखा खा गए, जिसे देखकर पुतिन के बड़े बड़े जनरल भी धोखा खा गए। ये तस्वीरें जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। यूक्रेन की जंग का सबसे बड़ा तिलिस्म। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पुतिन के शातिर जनरल इस डमी वेपन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये डमी वेपन हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन असलियत यह है कि ये रॉकेट लॉन्चर नहीं है, यानी इससे रॉकेट नहीं निकलते हैं, इससे निकलती है हवा, जिसने रूस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। जितने हाइमार्स अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपे हैं उससे 140 गुना ज्यादा नकली हाइमार्स रूस की मिसाइलें यूक्रेन के जंगी मैदान में खत्म कर चुके हैं। आखिर ये कैसी पहेली है? इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा यह देश है चेक गणराज्य, जिसके साथ यूक्रेन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और चेक गणराज्य युद्ध के अंदर खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद बड़ी अनोखी है। चेक गणराज्य ने तो यूक्रेन को कोई एयर डिफेंस या खतरनाक हथियार सप्लाई नहीं किए हैं, बल्कि चेक गणराज्य ने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं हवा से भरे हुए हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की फौज कर रही है। ये दुश्मन को छकाने वाले हवा भरे हुए हथियार पुतिन की फौज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चेक गणराज्य की कंपनी डेकिन ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर और M270 MLRS के हवा भरे हुए डमी तैयार किए हैं। चेक गणराज्य की यह कंपनी हर महीने ऐसे 35 हाइमार्स के डमी तैयार करती है। ये नकली हाइमार्स रूस की महंगी मिसाइलों को बेकार कर देते हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने इस तरह के हवा से भरे हुए हाइमार्स कई ठिकानों पर तैनात कर दिए थे। जैसे अगर आप गौर करें तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने काला सागर के अंदर ऐसे ही हवा भरे हुए रॉकेट लॉन्चर्स के डमी की तस्वीरें शेयर की थी, जिनको देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। आखिर समंदर के अंदर कोई सैकड़ों टन का रॉकेट लॉन्चर कैसे तैर सकता है? यही जंग का वो तिलिस्म है जिसको बनाने में ज़ेलेंस्की माहिर माने जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे डमी रॉकेट लॉन्चर्स को असली समझकर पुतिन ने अपनी महंगी मिसाइलें स्वाहा कर दी। जरा पुतिन की मिसाइलों की कीमत देखिए, जो हवा भरे हुए डमी रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने में बर्बाद हो गई। पुतिन की मिसाइल KH-101 105 करोड़ रुपए की है, कलिब्र मिसाइल 60 करोड़ की है, इस्कंदर मिसाइल 25 करोड़ की है, KH-22 मिसाइल 8 करोड़ की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पुतिन की आर्मी ने कई डमी हाइमर्स को नष्ट करने के लिए 10 कलिब्र मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यानी हवा से भरे हुए नकली हाइमार्स को नष्ट करने के चक्कर में 10 कलिब्र मिसाइलें बर्बाद हुई। एक कलिब्र मिसाइल 60 करोड़ रुपए की है, यानी 60 करोड़ गुना 10। पुतिन की आर्मी के 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही डूब गए।
आप समझ सकते हैं कि किस तरह रूस की आर्मी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, जिसने अपनी अरबों खरबों की मिसाइल फालतू में बर्बाद कर दी। हवा से भरे हुए रॉकेट लॉन्चर्स ऐसे असली मालूम होते हैं कि रूस की आर्मी के अत्याधुनिक ड्रोन्स भी धोखा खा जाते हैं। रूस ऐसे टारगेट्स का पता लगाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है जो नकली रॉकेट लॉन्चर्स को असली बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही इस तरह के डमी का इस्तेमाल कर रहा है, रूस ने भी ऐसे डमी तैयार किए थे। काला सागर में रूस के प्रमुख नौसैनिक अड्डे सेवेस्तोपोल में रूस ने नकली S-400 वायु रक्षा प्रणाली तैनात की थी ताकि यूक्रेन को इस क्षेत्र में भ्रमित किया जा सके। इन तस्वीरों में भी आप S-400 के डमी देख सकते हैं। ठीक इसी तरह ज़ेलेंस्की की आर्मी ने यूक्रेन के जंगलों में रबर के पुतले भी तैनात किए हैं। ये रबर के पुतले यूक्रेन की आर्मी के ड्रेस में हैं। इन पर यूक्रेन आर्मी की हेलमेट लगाई गई है, इनके हाथों में राइफल्स थमाई गई है और ये बिल्कुल निशाना लगाने की पोजीशन में रखे गए हैं। रूस की आर्मी इन रबर के पुतलों को देखकर कंफ्यूज हो रही है। यूक्रेन के अंदर कई मोर्चों पर रूस को पीछे धकेलने में इन रबर के पुतलों का भी बड़ा रोल रहा है। ये भी हो सकता है कि इस तरह के रबर के पुतलों को देखकर रूस की फाइटर जेट्स ने भारी मात्रा में बम बरसाए हों और रबर के पुतलों को हवा में उड़ते हुए देखकर उनको जीत का एहसास हो गया हो, जो बाद में धोखा साबित हुआ हो, क्योंकि रबर आर्मी असली नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की फेक आर्मी यानी नकली आर्मी है। ये युद्ध की एक बेहद पुरानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सेनाएं पूरे यूरोप को रौंद रही थी। एडोल्फ हिटलर ने बमबारी करवाकर लंदन को खंडहर बना दिया था, लेकिन चर्चिल दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्ध रणनीतिकार थे। जिस समय नॉर्मैंडी में ब्रिटेन और मित्र देशों को अपनी सेनाएं उतारनी थी, उसी बीच इंग्लैंड के डोवर बीच के पास ही चर्चिल ने पूरी फेक आर्मी खड़ी करवा दी। इस सीक्रेट ऑपरेशन का कोड था ऑपरेशन 45। चर्चिल ने रबर के टैंक बनवाए थे जिसमें हवा भर दी गई थी। चर्चिल ने रबर की तोपें बनवाई थी जिसमें हवा भरकर बिल्कुल असली जैसा लुक दिया गया। इतना ही नहीं, रबर के बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करवाई गई। डोवर बीच पर पूरी रबर आर्मी खड़ी कर दी गई। चर्चिल के इस जाल में हिटलर ऐसा फंसे कि धीरे धीरे फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देश हिटलर के चंगुल से बाहर निकल गए। कुछ इसी तरह यूक्रेन भी पुतिन को मात देने के लिए फेक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन और रूस की जंग में भी इस तरह की तिलिस्मी युद्ध नीति का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है। यानी एक तरफ रूस के हथियार बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पेंटागन ने ताजा ऐलान में कहा है कि वो यूक्रेन को $2 बिलियन की रक्षा मदद और भेजने जा रहा है। Demonstration of our enduring commitment. Earlier today, the Department of Defense announced $2 billion in additional security assistance for Ukraine under the Ukraine Security Assistance Initiative. The security assistance package reaffirms the steadfast support of the United States for Ukraine by committing additional unmanned aerial systems and counter-UAS and electronic warfare detection equipment, as well as critical ammunition stocks for artillery and precision fires capabilities that will bolster Ukraine's ability to repel Russian aggression. अमेरिका की सरकार तब तक यूक्रेन का सपोर्ट करती रहेगी जब तक अमेरिका के अंदर जनता सड़कों पर नहीं उतरती है, क्योंकि वियतनाम की जंग में भी अमेरिका पीछे तभी हटा जब अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर गई। ऐसे में ज़ेलेंस्की को कब तक ये मदद मिल सकेगी, इसी पर युद्ध का भविष्य निर्भर करता है। युद्ध के बीच अमेरिका लगातार आग लगाने का काम कर रहा है, तो चीन ने अब अपनी छवि सुधारने के लिए आग बुझाने का प्लान तैयार किया है। चीन ने युद्ध विराम की मध्यस्थता का प्लान तैयार किया है। मध्यस्थता करके जिनपिंग अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने झूठा, मक्कार और जंग के लिए भड़काने वाला देश साबित करना चाहते हैं। बदले में चीन की छवि एक ऐसे देश के रूप में बनेगी जो शांति में यकीन रखता है। पुतिन का दोस्त खत्म कराएगा युद्ध। पुतिन को परमाणु बटन दबाने से रोकेंगे जिनपिंग। आखिर 1 साल तक खामोश क्यों रहा चीन?
चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन को महाविनाश के उस दलदल से निकालने की इच्छा क्यों जता रहा है जिसमें यूक्रेन को खुद अमेरिका ने धकेला है। जिनपिंग ने क्यों कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खात्मा चाहते हैं। क्या जिनपिंग से ऐसा कहलवाया जा रहा है? क्या जिनपिंग पुतिन की जुबान बोल रहे हैं या फिर युद्ध विराम की मध्यस्थता करके जिनपिंग अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने झूठा, मक्कार और जंग के लिए भड़काने वाला देश साबित करना चाहते हैं? बदले में चीन की छवि एक ऐसे देश के रूप में बनेगी जो शांति में यकीन रखता है। क्या चीन यूक्रेन की जंग को रुकवाकर अपनी विस्तारवादी देश वाली छवि को धूमिल करना चाहता है? चीन की पेशकश के बाद ऐसे कई सारे सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। चीन के इस प्रस्ताव पर अभी तक रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने चीन के प्रस्ताव का स्वागत करने में देर नहीं की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में चीन की दिलचस्पी बुरी नहीं है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मिलने की योजना के बारे में बताया और कहा कि ऐसी बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट